सुष्मिता सबसे हसीन लड़कियों में से एक थी। मैंने जब उसे पहली बार देखा तो उस पर अपना दिल हार बैठा। जल्दी ही मैंने उस रिश्ते के लिए कोशिशें शुरू कर दी। सुष्मिता के माँ बाप ने ज़्यादा देर नहीं लगाई और हाँ कर दी, मगर सुष्मिता की कुछ शर्तें थीं जो मुझे बाद में मालूम हुई थीं। पहली शर्त तो ये थी कि शादी की फंक्शन सुबह 8 बजे होगा। बाकी शर्त के बारे में भी जानना नहीं चाहता था, लेकिन उसने ये बात कही थी कि शादी से पहले उन शर्तों को जानना ज़रूरी है। मगर मैं सुष्मिता के इश्क में इस कदर पागल था कि मैंने उसके किसी भी शर्त को इतना सीरियसली नहीं लिया। मेरी शादी में जिससे प्यार करता था उसी लड़की से हो रही थी और मैं जानता था कि मैं उस सुष्मिता से शादी करके कभी नहीं पछताऊंगा। 14 फरवरी के पहले संडे को मेरी शादी सुष्मिता से तय हो गई। सुष्मिता को पाने का नशा ही अलग था। मैंने आने वाले दिनों का सोच सोचकर फूले नहीं समा रहा था। शादी संपन्न होने के बाद रात के 3 बजे सुष्मिता की विदाई होकर मेरे घर आ गई। उसको देखने के लिए मेरा दिल तड़प रहा था। मैंने मुंह दिखाई में उसे कीमती तोहफा दिया। उसका शुक्रिया अदा कर ही रहा था कि वह बोली, पहले मेरी शर्त सुन ले। अगर आपको मंजूर है तो ठीक है, अगर आपको मंजूर नहीं है तो अभी इसी वक्त मुझे तलाक दीजिए। सुष्मिता के मुंह से पहली रात को तलाक का शब्द सुनकर मेरे दिल को तो कुछ होने लगा था। तुम औरत होकर तलाक की बातें कैसे कर सकती हो, मैंने दिल में सोचा। तब सुष्मिता ने बात आगे बढ़ाई। मेरी शर्त बहुत आसान सी है, वह ये है कि तुम रात को कभी मेरा चेहरा नहीं देखोगे, चाहे तुम्हारा जितना भी दिल चाहे, मगर मैं तुम्हें रात को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। बाकी तुम्हारी हर बात मानूंगी। तुम जो चाहोगे वैसा ही होगा, लेकिन एक बात मेरी मानी जाएगी। रात को तुम कभी मेरा चेहरा नहीं देखोगे, ना ही रात के वक्त किसी से हिलूंगी। अंधेरा होते ही तकरीबन रात के 9 बजे से कमरे में चली जाऊंगी। तुम चाहे तो वहीं रह सकते हो, अगर चाहो तो बाहर भी घूम सकते हो। तुम्हें ये पाबंदी बिल्कुल भी नहीं है कि तुम मेरे साथ ही रहो। सुष्मिता ने अपनी बात पूरी की तो मैंने कहा, सुष्मिता ये कैसी अजीब सी शर्त है। अगर तुम मुझे इसकी वजह बता दोगी तो मैं तुम्हें कभी भी रात को तुम्हारा चेहरा देखने पर मजबूर नहीं करूँगा। लेकिन सुष्मिता, बिना किसी वजह के मैं तुम्हारा चांद सा मुखड़ा रात को क्यों नहीं देख सकता, मैंने रोमांटिक अंदाज में कहा। मुझे लगा कि सुष्मिता की अंदाज है, मगर वह तो सीरियस थी। बोली, अगर तुमने रात को मेरा चेहरा देखा तो सुबह तुमसे तलाक ले लूँगी। सुष्मिता ने मुझे गमगीन कर दिया। मेरे होश हवास गायब हो गए। मैंने कहा, ठीक है, तुम जैसी हसीन लड़की का मिल जाना ही मेरे लिए किस्मत की बात है। तुम कहोगी तो रात, तुम कहो तो दिन, कभी तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा। खैर, एक जज्बाती कदम था। मुझे शादी के पहले हफ्ते में ही मालूम हो गया कि उसकी शर्त की कीमत चुकाना कितना मुश्किल है। मुझे जब भी कहीं बाहर जाना होता, रात को डिनर करना होता या दोस्तों ने मुझे खाने पर बुलाया होता, सुष्मिता मेरे साथ मौजूद न होती। धीरे धीरे ये बात सब तक फैलने लगी कि रवि की बीवी रात को बाहर नहीं निकलती। कुछ लोगों ने तो उसे सुष्मिता की शराफत समझा, जबकि कुछ ने अजीबोगरीब किस्से गढ़ने शुरू कर दिए। लेकिन इस बात से मैं बहुत तंग आ गया था कि एक हफ्ता निकल गया, सुष्मिता ने अजीबो हरकत शुरू कर दी। उसने हमारे कमरे का बल्ब खराब कर दिया, फिर उसके बाद बाहर उतार कर फेंक दिया। मैंने कहा, सुष्मिता ये क्या हरकत है। बोली, ऐसा इसलिए कर रही हूँ कि कहीं रात के वक्त गलती से तुम लाइट ऑन ना कर बैठो और मेरा चेहरा ना देख लो। सुष्मिता की बात सुनकर मेरे को शक बढ़ता जा रहा था कि आखिरकार उसके चेहरे में ऐसा क्या है जो रात के वक्त नहीं देख सकता। लेकिन हम दोनों में जो वादा हुआ था, मैं उस पर अटल था। उस रात मैंने देखा सुष्मिता बहुत बेचैन थी। वह बार बार अंदर बाहर जाती और कभी अपने मुंह पर हाथ रखकर प्रार्थना करती। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसकी बेचैनी क्या है और माजरा क्या है।
उस वक्त मैंने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने जान गया कि सुष्मिता की बेताबी की कोई वजह है। हर वक्त किसी का इंतज़ार करती रहती है। उसकी निगाहें फ़ोन पर लगी रहती है और जैसे ही फ़ोन आता है हल्की आवाज़ में बातें करने लगती है। हम दोनों के बीच शक जैसी कोई बात नहीं थी, इसलिए मैंने कभी उसका फ़ोन सुनने की कोशिश नहीं की। मगर एक दिन सुष्मिता की बात करने के बाद उसके फ़ोन को अंदर मैंने चेक किया कि वो किससे और फ़ोन पर बात करती है। वह उसके मायके वालों का फ़ोन नहीं होता था, बल्कि वह किसी और आदमी से बात करती थी। सुष्मिता ने आखिरी बार जब फ़ोन पर बात की तो मैंने एक मर्दाना आवाज़ सुनी थी, जिससे अंदाज़ा हो रहा था कि सुष्मिता किसी गैर आदमी से बात करती है। तब उसे जिसे मेरी ज़िंदगी का सुकून चैन लूट गया। बीवी खूबसूरत तो थी ही, मगर खूबसीरत नहीं। मैंने सोचा कि अब सुष्मिता से बात करने के बजाय अपने मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करूंगा और जल्द ही सुष्मिता का चेहरा भी रात के वक्त देखूंगा, ताकि मुझे समझ आ जाए कि मामला क्या है। एक दिन में जरा रोज़ से जल्दी आ गया। उस दिन सुष्मिता फिर टहल रही थी। उसकी बेचैनी उसकी चेहरे से देखी जा सकती थी। एक मुझे अंदर आता देख हैरत से बोली, आप इस वक्त? आप तो रात को 8 बजे आते हैं, आज जल्दी क्यों आ गए? उसकी हैरानी देखकर मुझे गुस्सा आया। क्यों, तुम मेरे जाने के बाद ऐसा क्या करती हो कि मेरे आने से तुम्हें इस कदर हैरानी हो रही है? मैंने गुस्से से पूछा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सुष्मिता ने बात संभालते हुए कहा। एंड उसी वक्त दरवाजे पर बेल बजी। मैंने शक की नज़रों से सुष्मिता की तरफ देखा। सुष्मिता का रंग जैसे नीला पड़ गया। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक आदमी खड़ा था, जो पुलिस की वर्दी में था। उस वक्त मेरे सामने कोई और होता तो शायद मैं शक करता, मगर इंस्पेक्टर विक्रम को अपने सामने देखकर मेरा सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। इंस्पेक्टर विक्रम मेरा दोस्त था। हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी समय से जानते थे और मेरी उससे बातचीत भी होती रहती थी, मगर काफ़ी समय से मुलाकात नहीं हुई थी। यूँ कहिए कि 2 साल से हम दोनों नहीं मिले थे। मैं जानता था तो हमारे ही इलाके में इंस्पेक्टर है, मगर मैं अपने काम की वजह से उससे मुलाकात नहीं हो पाती थी। यूँ अचानक विक्रम को सामने देखकर मुझे हैरत हुई, मगर उसने ज़्यादा हैरत का इंतज़ार नहीं किया। फ़ौरन ही मेरे गले लग गया और बोला, कहाँ थे तुम यार, इतने अरसे से मुलाकात नहीं हुई है। इंस्पेक्टर का अंदाज़ तो बिल्कुल ही नॉर्मल था। उसे अंदर ड्राइंग रूम में ले आया, मगर हैरान था कि इंस्पेक्टर को अपने घर कभी नहीं लाया। फिर उसे कैसे पता कि मैं यहाँ रहता हूँ? बातों बातों में मैंने विक्रम से बात करने की कोशिश की। बोला, यार ये भी कोई बात है, हम पुलिस वालों का अपने इलाके के हर बंदे का पता होता है। तुम? विक्रम की बात सुनकर भी मुझे तसल्ली नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने सुष्मिता को विक्रम का इंतज़ार करते पाया था। मैं जानता था कि जिसकी अंदाज से सुष्मिता टहल रही थी, यकीनन वह किसी का इंतज़ार कर रही थी। इत्तेफाक से वह आदमी विक्रम निकला तो विक्रम ने मुझसे मिलने का बहाना कर लिया। अब बात मेरी समझ में कुछ आ गई थी, मगर मैं जानना चाहता था कि आखिर विक्रम और सुष्मिता के बीच चल क्या रहा है। इसलिए मैंने सुष्मिता पर ज़्यादा शक करना छोड़ दिया। मेरे दिल में जो भी बात होती मैं अपने दिल में ही रखता, सुष्मिता पर किसी भी किस्म की शक का इजहार न करता। एक दिन मैंने सोचा कि अगर मेरी पत्नी सुष्मिता मुझे धोखा दे रही है तो मैं भी उसे उसके साथ वह करूँगा जो उसने सोचा भी ना होगा। दिल ही दिल में दूसरी शादी की तैयारी करने लगा, लेकिन पहले सोचा कि एक बार सब कुछ अपनी तरफ से ठीक कर लूँ। उस रात मैंने सुष्मिता का चेहरा देखना था। मैं जानना चाहता था कि सुष्मिता रात के वक्त मुझसे अपना चेहरा क्यों छुपाती है। उसके बाद विक्रम वाली गुत्थी भी सुलझ जाती, लेकिन पहले उसके चेहरे को बेनकाब करना ज़रूरी था। रात के वक्त क्योंकि कमरे का बल्ब बंद होता था, सो मैं अपने पास एक छोटी सी टॉर्च रख ली। सुष्मिता मेरे पास आई तो मैंने उसका बाजू थामा, ताकि वह एंड वक्त पर भागने ना पाए, और फिर अपनी जेब से टॉर्च निकालकर रोशनी की उसके चेहरे की तरफ। जैसे ही की तो मेरी
चीख निकलते निकलते बची। हैरत के मारे मुझसे बात न हो रही थी। सुष्मिता, ये तुमने मुझसे इतना बड़ा धोखा दिया, आखिर मुझसे इतनी बड़ी बात तुमने क्यों छुपाई है? मैं तो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता था, तुम्हें ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी? मैंने नफ़रत से सुष्मिता की तरफ देखा। उसके चेहरे की रौनक एकदम बदल गई थी। मैंने आपको सब कुछ बता दूंगी, भगवान के लिए मेरी बात सुन लीजिए। आपको मुझ पर जो भी शक है मैं वह सब की सब दूर करूंगी। आपका दोस्त विक्रम मैं जानती हूँ। आप जो शक में हैं मैं आपको सब बताती हूँ। आप बैठिए तो सही। सुष्मिता रोते रोते मेरे पाँव पकड़कर बैठ गई। उस कदर मिन्नतें कर रही थी, मैं चाह कर भी उसे धुतकार नहीं सकता। बताओ सुष्मिता, क्या बात है? क्यों तुमने ऐसा किया? विक्रम से तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है? मैं अब बड़े आराम से उससे कह रहा था, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि अगर ये औरत मुझे धोखा करेगी तो मैं भी दूसरी शादी कर लूँगा। उसे वो दुख दूंगा कि सारी ज़िंदगी भूल नहीं पाएगी। तब सुष्मिता ने जो बात सुनाई उसे सुनकर मेरा दिल भी गमज़दा हो गया। आप तो जानते हैं हमारा घराना किस कदर मॉडल है। मैंने भी जब होश संभाला तो अपनी मम्मी पापा को अपने से दूर ही पाया। वह मुझे नौकर नौकरानियों के रहमो करम पर छोड़कर खुद अपने नौकरियां और कामों से निकल जाते। मैं जब मम्मी से कोई बात करती तो वह मुझे पैसे की गठिया थमा देती या फिर शॉपिंग करवाने ले जाती। मुझे तो ममता की ज़रूरत थी, उनके प्यार की प्यासी थी, लेकिन माँ कभी मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखा। उस रुपए ने मेरे अंदर बहुत सारे मायूसियाँ पैदा कर दिए। पहले तो मैंने अपने नौकर और नौकरानियों से दोस्ती करती, मगर फिर जब वह एहसास हुआ कि वह तो सिर्फ मेरे पैसों की अहमियत को समझते हैं, मेरे जज्बात की कदर नहीं करते, तो मैंने नौकर और नौकरानियों से बातचीत करना भी छोड़ दिया। अब मैं भरपूर मायूसी आ गया था। मेरी माँ ने मुझे कभी भी अपने ऑफिस आने की इजाज़त नहीं दी थी। हमेशा यही कहती कि मेरे ऑफिस आने से पहले मुझे बता देना, क्योंकि मेरे 1000 काम होते हैं, मैं तुमसे बात ना कर पाऊँगी। पापा भी अपने काम में बिजी रहते, मगर उस वक्त मेरा दिल बहुत मजबूर था। मैं उदास थी। सोचा अगर मम्मी को फ़ोन करूँगी तो वह देर हो जाएगी। मैंने गाड़ी निकाली और मम्मी के ऑफिस चली गई, मगर जैसे ही ऑफिस के दरवाजे से अंदर घुसी, अंदर का मंजर देखकर मेरा दिल बुझ गया। मैं अपनी मम्मी के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी, मगर मेरी मम्मी उस कदर रोशन ख्याल हो चुकी थी कि वह अपने शर्म हया को भूल चुकी थी। इस एक लम्हे में मेरे अंदर बगावत पैदा कर दी। मुझे उन औरतों से सख्त नफ़रत हुई जो लोगों को भलाई के पाठ पढ़ाती हैं और ख़ुद उनका किरदार किस कदर भयानक होता है ये कोई सोच भी नहीं सकता। माँ से नफ़रत हुई तो मेरी शख्सियत भी बदल गई। मैं नाइट क्लब में जाने लगी। मैं ऐसे बन जाती कि हर कोई मेरी तरफ खींचा चला जाता, लेकिन मैं उस समय खुश नहीं थी, मगर फिर भी न जाने क्यों मेरी रूह को तसल्ली मिलती कि मैंने अपनी माँ से बदला ले लिया। हालांकि मैं खुद को नुकसान पहुँचा रही थी। अब मैं रात के देर तक घर से बाहर रहती। मम्मी पापा को कोई खबर ना थी कि उनकी बेटी क्या कर रही है, और मैं इन सब चीज़ों में बिल्कुल डूब चुकी थी। एक रात मैंने इस कदर नशा कर रखा था कि ऐसे वक्त में लड़कियां अपनी इज्जत खो बैठती हैं, मगर मैंने उस मामले में खुशकिस्मत थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो धड़कते दिल के साथ अपने पहलू में देखा तो बिस्तर पर कोई भी नहीं था। मैं एक अकेले कमरे में लेटी हुई थी। कमरे की सजावट से अंदाज़ा हो रहा था कि किसी मजहबी इंसान का रिहायशी कमरा है। और फिर जब वह लड़का मेरे सामने आया था, वाकई मेरा ख्याल सच साबित हुआ। उसके चेहरे पर दाढ़ी सजी थी, जबकि वह एक नौजवान लग रहा था। मुझे देखकर उसने नज़रें नीचे कर ली। कहने लगा, कल रात मैं अपने एक मजबूरी की वजह से नाइट क्लब गया था। वहाँ पर मुझे कुछ काम था। वहाँ मैंने आपको बेहोशी की हालत में पाया तो आपका ख्याल करते हुए अपने घर ले आया। उम्मीद है कि आप ठीक होंगी। चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ आता हूँ। नौजवान पर मुझे सख्त गुस्सा आया। फिर उसका हुलिया ऐसा था कि मुझे इससे और भी नफ़रत महसूस होने लगी।
उस दिन तो वह मुझे घर छोड़कर चला गया। मुझे उससे बिल्कुल भी कोई हमदर्दी न थी, ना ही मैंने उसको शुक्रिया अदा किया। इस वजह से शायद कि उसका वह हुलिया था जिसकी वजह से मैं अपनी माँ से हमेशा नफ़रत करती थी, और ऐसे ही नफ़रत मेरी भी दिल में उन दाढ़ी वालों के लिए मौजूद थी। मगर उस आदमी ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। वह बार बार मेरे पीछे आता और कहता, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मेरी सहेलियों ने जब ये बात देखी तो वह बोली कि तुम उसे अपनी जान क्यों नहीं छुड़ा लेती। ये तो हर वक्त तुम्हारा पीछे आता है, तुम्हें तंग करता है। अगर ऐसे ही रहा तो बाकी लड़के तुमसे डरना शुरू हो जाएंगे। तुम उसका हुलिया तो देखो कितना ख़तरनाक लगता है। अपनी सहेलियों की बात सुनकर मैंने उस लड़के को सबक सिखाने का सोचा। लड़के का नाम रिंकू था। एक दिन उसने मुझसे बात करने की कोशिश की तो मैंने कहा, शाम को बहादुरी का नमूना दिखाना है तो और मेरी सहेलियों के सामने खुद को साबित करना, तब हो सकता है कि तुम्हारा काम बन जाए। मेरी बात सुनकर वह बहुत खुश हुआ। अगली रात जब मैं नाइट क्लब से निकल रही थी तो वह मुझे मेरे सामने ही दिखाई दिया। अकीदत से झुकी हुई नज़रें, वह मेरी मोहब्बत में वहाँ आया था। मैंने पुलिस को बता रखा था कि एक आदमी रोज़ाना मुझे परेशान करता है। मैंने इसी वक्त कॉल मिलाई और पुलिस 2 मिनट के फासले से चलकर हमारे साथ आ गई। उन्होंने लड़के को हथकड़ियाँ लगाई और पुलिस गाड़ी में बिठाकर ले गई। मैं अपनी सहेलियों के साथ खिलखिलाकर हंसने लगी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो इस कदर बेवकूफ़ निकलेगा। बहरहाल उसको थाने पहुंचाकर मेरे दिल को सुकून पहुंचा। मगर फिर अगले दिन सहेलियों के भड़काने पर उसकी हालात मालूम करने में थाने चली गई। मगर थाने पहुंचकर जैसे मेरा कलेजा कट गया। पुलिस वालों ने मार उसका हुलिया ख़राब कर दिया था। वह बहुत बुरा लग रहा था। चेहरे पर खून के निशान थे, आंखों के पास चोट लगी हुई थी, आंखें सूजी हुई थी। उसे देखकर मुझे अफसोस हुआ था। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। मुझे देखकर उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, मैंने अपना मामला भगवान पर छोड़ दिया है। खुदा तुम्हारी रातें कभी भी पुरसुकून न हो। उसकी बद्दुआओं ने मुझे अंदर तक हिला दिया, मगर मैंने किसी किस्म की परेशानी का इजहार नहीं किया। तकरीबन सुबह के 9-10 बज रहे थे जब मैंने अपनी सहेलियों के साथ उससे मिलने गई थी। हम लोगों की आदत थी कि हम लोग सारी रात को जागते और दिन के वक्त सोते थे, क्योंकि इस बात की मेरे माँ बाप को कोई परवाह नहीं थी। लेकिन उस दिन मैं शाम को सोकर उठी तो मुझे अपने चेहरे पर जलन महसूस हुई। मुझे लगा कि शायद गर्मी की वजह से ऐसा हो रहा होगा, मगर ये जलन बढ़ती ही गई। यहाँ तक कि रात 8 बजे मैंने शीशे में अपना चेहरा देखा तो अपना दानों से भरा हुआ सूरत देखकर चीख निकल गई। मुझे अपना चेहरा देखकर रोना आ रहा था। सुबह के वक्त मैं सोई हुई थी। सोचा कि उसी वक्त अस्पताल चलती हूँ, डॉक्टर से दवा लेकर आऊँगी ताकि ये मुसीबत से जल्द मेरी जान छोड़ दे। उस डॉक्टर ने मुझे एक दवाई दी जिसे लगाने के बाद मुझे कुछ आराम महसूस हुआ और सुबह होते ही मेरे सारे दाने ख़त्म हो गए। मैंने भगवान से प्रार्थना की। अगली रात फिर वैसा ही हुआ। शाम के वक्त मेरे चेहरे पर ऐसे दाने निकलते और मेरी जान आफत में पड़ गया। मेरी बात करना मुश्किल हो गया। मैंने डॉक्टर से जाकर अच्छी खासी बहस की थी। उसने मुझे गलत दवा दी है, मगर फिर 2-3 डॉक्टर को बदल कर देखा। उसके बाद मुझे मालूम हो गया कि मेरी ये बीमारी इतनी आसानी से मेरी जान नहीं छोड़ेगी जितना भी समझ रही हूँ। उसके बाद मैंने क्या क्या नहीं किया, मगर ये दाने ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे इस लड़के की बदुआ लग गई थी। भगवान न जाने अब वो किस हाल में होगा। मैं चाहती हूँ कि वह मुझे एक बार मिले और मैं उससे माफ़ी मांग लूँ। सुष्मिता का बात सुनकर मैं बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। सुष्मिता इस कदर तेज़ लड़की होगी मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था। शक्ल व सूरत से वह इतना मासूम लग रही थी कि फिर उसकी उम्र भी कम 20, 21, 22 साल की होगी। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मासूमियत का ताल्लुक़ उम्र से नहीं होता। मैंने कई औरतें ऐसी भी देखी हैं जो 40 की उम्र में भी इतनी ही सादा रहती हैं जितनी कोई 18 साल की लड़की भी
नहीं होती, मगर अपनी बीवी की जुबान उसकी कहानी सुनकर मेरा दिल बुझ गया। रही बात विक्रम की, तो उसने मुझे बताया कि वह विक्रम से रिंकू के बारे में मालूमात लेती रहती है, मगर रिंकू कहाँ गया ये कोई नहीं जानता। विक्रम के यकीन दिलाने पर मैंने सुष्मिता की बातों पर आ गया, मगर मुझे उसे बड़ा शक होता है। मैं उस पर पहले की तरह कभी एतबार नहीं कर पाया, और रात को मैं उसका चेहरा नहीं देख पाता तो अजीब सी अधूरापन महसूस होता है। दिल चाहता है कि दूसरी शादी करूं, मगर फिर सुष्मिता की हालत देखकर सोचता हूं कि उस सब में उसका क्या कसूर है। जो होना था वह तो हो गया, मगर अब सुष्मिता ने अपनी ज़िंदगी बदल लिया है। मेरे ख्याल में उसे उसकी बीते हुए कल की सज़ा मिल गई है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या मैं सही सोच रहा हूँ या गलत? मुझे कोई और फैसला लेना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, स्वस्थ रहें, खुश रहें।